जय हिंद साथियों, लीगल मैजिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ आईपीसी 1860 का जो चैप्टर सेकंड है वह बात करता है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में, जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इन्हीं को हम भारतीय दंड संहिता में जो जो शब्द दिए हुए हैं, तो ये जो चैप्टर सेकंड है इसमें कुछ शब्द हैं जिनकी परिभाषा दी हुई है। इन्हीं शब्दों के आधार पर पूरी परिभाषा को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी के आधार पर हम आगे हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी का जो चैप्टर सेकंड है उसके बारे में। चैप्टर जो सेकंड बात कर रहा है साधारण स्पष्टीकरण के बारे में। चैप्टर सेकंड है तो इसमें क्या है, सेक्शन 6 से और 52 तक जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों की परिभाषा दी हुई है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं तो वह बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 और 7 के बारे में। तो सेक्शन जो 6 है तो उसमें जो लिखा हुआ, उसमें यह लिखा हुआ है कि इस संहिता का मतलब जैसे कि ये हमने एक संहिता बना दी आईपीसी। इस संहिता का मतलब भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। दूसरा इसमें लिखा सर्वत्र, सभी जगह के लिए बोला, इसके अंदर सभी जगह के लिए, कोई जगह ऐसा कोई भाग इसमें छोड़ा नहीं गया है, सभी जगह के लिए शब्द को यूज किया है। तो इसमें क्या है कि हर अपराध की परिभाषा, अपराध की परिभाषा। दूसरा इसमें लिखा है कि हर दंड के जो उपबंध हैं। तीसरा इसमें यह लिखा है कि इन दोनों के जो दृष्टांत हैं, परिभाषा और दंड के जो उपबंध है, इनके जो दृष्टांत है तो इनके हर दृष्टांत के बारे में लिखा हुआ है कि हर दृष्टांत, जो क्या है कि भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है, ये बात कर रहा है साधारण अपवादों के बारे में, साधारण अपवादों के बारे में। कि चैप्टर 4 के अंदर जो साधारण अपवाद हैं उनके अधीन जो शीर्षक है उसमें क्या माना जाएगा, इन तीनों को अपवाद के अधीन माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ आपको कि इस भारतीय दंड संहिता में सभी जगह अपराध, हर अपराध की परिभाषा, हर दंड के उपबंध, हर अपराध की परिभाषा और दंड के जो उपबंध हैं तो उनके हर दृष्टांत को क्या है कि चैप्टर 4 में जो साधारण अपवाद दे रखे हैं तो उनके शीर्षक के अधीन रहते हुए उन्हें अपवाद माना जाएगा, चाहे उन्हें पूरी संहिता में, संपूर्ण संहिता में कहीं पे भी दोबारा बताया नहीं गया हो, दोहराया ना गया हो। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दो वर्ड लिखे हैं साधारण अपवाद और अपवाद। पहला बोला है कि इसमें साधारण अपवादों के दिन उसे अपवाद माना जाएगा। तो साधारण अपवाद तो आपको सेक्शन 76 से और 106 तक बताए हुए हैं कि साधारण अपवादों के अधीन रहते हुए कोई कार्य किया जाएगा तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो यहाँ तक पूरा स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है। लेकिन अपवाद है तो उसमें ये बताया गया है कि कहीं पे भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये जो चीज़ें जो दे रखी हैं तो इनको क्या है कि इन्हीं साधारण अपवादों के अधीन अपवाद माना जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम जनरली साधारण अपवाद के बारे में। तो सेक्शन 6 का जो दृष्टांत ये है तो इसमें क्या है कि ये संबंधित है सेक्शन 82 से। तो इसमें बताया हुआ है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम शिशु द्वारा की जाए। तो इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है तो वह अपराधों में नहीं माना जा रहा। दूसरा इसमें दृष्टांत भी है तो ये 7(6) से संबंधित है। तो इसमें भी ये बताया हुआ है कि कोई बात अपराध नहीं है जो विधिवत रहते हुए कार्य किए गए हैं। जिसमें क्या हुआ कि इसमें एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन इसे साधारण अपराधों के दिन रहते हुए इसे अपराधी नहीं माना जाएगा, इसके कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो ये तो हो गया जनरल अपवादों का संबंध में मैंने उदाहरण जो इसमें सेक्शन 6 में बताए हुए हैं। लेकिन इसमें बोला कि हर दृष्टांत, तो हर दृष्टांत को क्या अपवाद माना जाएगा। तो अब जैसे कि इसमें अपवाद जो शब्द है तो सेक्शन 300 का जो अपवाद नंबर जो 5 है,
तो यहाँ पर जो शब्द को अपवाद शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि साधारण अपवाद। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 से ऊपर तो हो चुकी है और उसकी खुद की स्वयं की सहमति द्वारा स्वयं को मृत्यु कारित करने के लिए दूसरे को कहा जाता है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। लेकिन जिसके द्वारा मृत्यु कारित की जाती है तो उसको क्या है कि हत्या के लिए उसे दंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे अपवादों के अधीन रखा गया है। और इन्हीं को आधार पर उन्होंने बताया है कि भारतीय दंड संहिता में कहीं पे भी ये ऐसी चीज़ें कुछ लिखी हो तो उन्हें क्या साधारण अपवादों के अधीन रहते हुए अपवाद माना जाएगा। तो ये क्या अपवाद है, तो इससे क्या है कि हत्या में नहीं मानकर आपराधिक मानव के अधीन लिया जाएगा, जो क्या है कि 299 के अधीन आपराधिक मानव वध के अंतर्गत दंडों के जो परिभाषा दी हुई है उनमें लिया जाएगा। तो अब हल्की सी एक बात कर लेते हैं कि जो सेक्शन 6 है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो सेक्शन 6 की आवश्यकता इसलिए पड़ी जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चैप्टर 4 साधारण अपवाद स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, उसके बाद भी सेक्शन 6 ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ये जब कहीं पे भी किसी भी भाग के अंतर्गत किसी भी सेक्शन के अंतर्गत लिखा हो तो इन्हें क्या है कि दोबारा से संहिता में दोहरा नहीं जाएगा, इन्हें भारतीय दंड संहिता के अधीन लिया जाएगा। दूसरा चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग कहीं पे भी ऑफेंस हो रहा है, कहीं पे भी ऑफेंस हो रहा है, सबसे पहले चैप्टर 4 को ही देखा जाएगा, उसके अधीन रहते हुए सारे सेक्शनों को देखा जाएगा कि क्या उसने अपराध किया है, क्या अपराध नहीं किया, और अपराध किया है तो उसने किस सीमा तक किया, क्या हुआ है अपराध साधारण अपवादों में आता है या अपवादों में आता है। तो इसी को स्पष्ट करने के लिए सेक्शन 6 को देखा गया है। तो सेक्शन ये तो था सेक्शन 6। हाँ, तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 7 के बारे में। तो 7 में क्या है कि जैसे कि ये आईपीसी है हमारे पास, इंडियन पेनल कोड। तो इसमें लिखा है कि हर पद तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी भी भाग में ये जो पद है, इस पद को जैसे एक्स वाई और जेड कोई भी भाग हो सकता है, तो ये जो पद है तो इसको क्या है कि स्पष्टीकृत किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है इसके बारे में इस किसी भाग के अंतर्गत। तो वह जो पद जो बताया हुआ है वह जो उस सेंस को हम हर भाग के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के जो संपूर्ण जो भाग हैं तो उनके हर भाग में इसी पद को लेकर हम बात करेंगे, इसी पद के आधार पर उन शब्दों को देखेंगे, उसी पद के आधार पर उन्हें हम समझेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि जैसे एक्स वाई जेड में मैंने जैसे चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 के अंतर्गत बहुत सारी परिभाषा दी हुई है, जैसे सरकार हो गई, इंडिया हो गई, लोक सेवक हो गए, सरकार के सेवक हो गए, व्यक्ति हो गया, सद्भावपूर्ण हो गया, कूटकृत हो गया, कार्यलोप हो गया, बहुत सारी परिभाषा दी हुई है इसके अंतर्गत, क्षति हो गई, इलीगल हो गया। तो इन जो परिभाषा चैप्टर 2 में जो दी हुई है तो इन्हीं शब्दों के आधार पर हर भाग के अंतर्गत जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत और भी जो चैप्टर हैं तो उन चैप्टरों में इन्हीं परिभाषाओं को जो शब्द हैं उन शब्दों को समझेंगे। उदाहरण के लिए हम एक और चीज़ बता देते हैं आपको, जैसे कि इसमें कहीं पर भी वर्ड लिखे किसी भी भाग के अंतर्गत, तो जरूरी नहीं कि इसके अंतर्गत ही वो सारे शब्द हो। तो जैसे कि चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 4 का जो सेक्शन 19 हो गया, 90 हो गया, तो इसमें एक शब्द लिखा हुआ है सम्मति वर्ड, कंसेंट। तो इसमें इस शब्द को परिभाषित किया हुआ है, इस शब्द के बारे में बता हुआ है कब कंसेंट मानी जाएगी। तो इसमें एक वयस्क व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है कि उसकी सहमति कब मानी जाएगी, तो उसकी तब मानी जाएगी जब वो उसके द्वारा किसी भय भ्रम या तथ्य की भूल के आधार पर ना दिया गया हो। अब बात करते हैं उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा। तो उन्मुक्त व्यक्ति द्वारा सहमति तब मानी जाएगी जब वो मत्ता के कारण या किसी विकसितता के कारण जो प्रकृति और जो परिणाम होते हैं किसी कार्य के, उस परिणामों को समझने में असमर्थ हो। तीसरा इसमें है कि 12 साल से जो शिशु के बारे में सहमति कम मानी जाएगी, जो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके द्वारा सहमति
माननी की जाएगी, 12 साल से ऊपर होनी जरूरी है। तो ये सहमति जैसे वर्ड यूज किया हमने, तो ये क्या है कि चैप्टर 4 के अधीन सेक्शन 1990 में है। तो इसको क्या है कि कहीं पे भी बात रह सकता है कि किसी भी चैप्टर के अधीन सम्मति शब्द आता है, तो इसी के आधार पर इस शब्द को हम पूरी संहिता में देखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन 6 और 7। आगे आप बने रहिए लीगल मजिस्ट्रिक में, फिर से मिलते हैं। जय हिंद।